कोई आज के हालात से 1971 का कोई कंपैरिजन बनता है? देखिए, तहरीके इंसाफ की इस वक्त की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ सारी हुकूमत को और पूरे निज़ाम को एक बच्चे की तरह उंगलियों पे नचा रहे हैं। वो एक बात कर देते हैं और पूरा हुकूमती निज़ाम जो है उस बात के पीछे 24 घंटे भागता रहता है। एक बयान के जवाब में 2500 बयान आते हैं, एक नाम की दवा 2500 दफा नाम आता है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त हुकूमती सतह पे एक पैरालिसिस है, पॉलिटिकल पैरालिसिस है कि सियासी तौर पे अपाहज हो चुका है हमारा पूरा निज़ाम। इसलिए ना डायलॉग कर पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे हट पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। हर वक्त छत की तरफ देख रहा होता है कि ऊपर से क्या हुक्म आएगा और हम क्या करेंगे, और दूसरी तरफ जेल की तरफ देख रहा होता है कि वहां से क्या शरारत होगी जिसके जवाब में हम उछलना, नाचना और कूदना शुरू कर देंगे। मतलब ये मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे बहुत तरस आ रहा है इस वक्त की हुकूमत और इस वक्त की सियासत के ऊपर। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त जेल में है। आप मुझे बताएं कि तारीख के किस हिस्से में जेल में रहने वाले किसी फर्द पे कुछ लिखने पे पाबंदी थी? लोगों ने जेलों से किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखे हैं, तफासीर लिखी हैं, शायरी लिखी है। दुनिया जहान का जो अदब है वो जेल में क्रिएट, फैज अहमद फैज से लेके मौलाना मौदूदी से लेके यूसुफ, अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उनसे लेके यू नेम अ पर्सन, भुट्टो साहब ने इफ आई एम असैसिनेट। आप क्यों एक बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या इतना सफोकेट कर रहे हैं कि उसकी हर बात जो है वो ये वहां से निकली कैसे? ये आपके टॉक शोज में देखता हूं 90% बात ये हो रही है जी वो तो जेल में है, जेल से कोई कागज निकला कैसे, मजमून निकला कैसे, ट्वीट निकली कैसे? भाई जेल में कोई है, काले पानी में जो लोग होते थे वो भी वहां से किताबें लिखा करते थे। मतलब आप सियासत कर रहे हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, आइन चला रहे हैं, या एक मतलब जुगाड़ चला रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है, ना आइन का पता है, ना कानून का पता है। और पीटीआई वालों क्यों नहीं जाते अदालत में इस इश्यू के ऊपर कि भाई हमें हमारे लीडर को क्यों पाबंद किया गया है कि वो कागज पेंसिल नहीं रख सकता? तो आप देखें ना, उस दिन इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को कहा है ना कि मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मैं अपने वकला की टीम से मुझे मिलने नहीं दिया जाता, मुझे मिलने दिया जाए। वो सारे गिले शिकवे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से उस दिन किए हैं। देखें जी, चीफ जस्टिस साहब से भी किए हैं। मैं ये समझता हूं कि उनके एक दिन के लिए किसी फर्द को कागज और पेन से महरूम, मियां साहब जब अटक जेल में थे वहां उनके पास किताबें होती थी, लिखने का निजाम होता था, हर चीज होती थी। मतलब मुझे ये बताएं कि क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों नहीं वो जाके अदालत से इस चीज की परमिशन लेते कि ही शुड हैव अ पेन एंड अ पेपर and he should be allowed to write what he wants to write. दुरानी साहब, अभी भी कोशिशें चल रही हैं कोई पसे पर्दा आप लोगों की तरफ से या नहीं? मौजूदा जो पॉलिटिकल क़यादत है वो तो कहते हैं कि इनके साथ जो हम बात नहीं करते तो गाली गलौज करते हैं, तो तहरीक इंसाफ के साथ बात नहीं हो सकती, तो तहरीक इंसाफ भी नहीं करना चाहती। हुकूमत जो है ना वो 20% की हुकूमत है। जैसे कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 15 रुपए तेल कम होगा और 4 रुपए कम। हम सब खुश हो गए थे, कल तक हम सब खुश थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी 15 रुपए में 4 रुपए का अख्तियार है, ठीक है ना जी। इसलिए उनको उसी पर्सपेक्टिव में देखें। इस वक्त की जो बात है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत मेल्ट डाउन कर रही है, ये पिघल रही है। चंद दिनों में आप देखेंगे, मैं ये बिल्कुल देख सकता हूं एक सियासी आंख की वजह से, कि असेंबली के अंदर पीटीआई वालों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी अदालती के जरिए। आपको मैं देखिए ना, मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट बन गया है, तो चीजें कुछ लगता है कोई बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जानी थी आपको, मैं तो कब से आप लोगों से बात कर रहा हूं और बता रहा हूं। देखें, ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, वो एक पेंडू कॉन्सेप्ट नहीं होता जी, इकट्ठे बैग इन्हें मेज पे बैठ के कोई फैसले नहीं हुआ करते, कोई डायलॉग मेज पे नहीं हुआ करते। अब बहुत अर्सा पहले मैंने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो होती है जो रिपोर्ट नहीं होती, और जो चीज रिपोर्ट हो जाए वो होती नहीं है।
उस टेबल पे फैसला होता है जिस टेबल पे बैठने से पहले फैसले हो चुके होते हैं। या मैं तो जितने भी हमारे सियासत में आए हुए नए दोस्त हैं, मैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि सियासत जो है वो बयानात का काम नहीं है। हमने समझा है हम सारा सियासत का बर्डन जो है वो जर्नलिज्म पर डाल देते हैं। ठीक है जी, हमारे अच्छे बड़े आपको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट के बजाय जो है मुखबर बन जाते हैं और वो इतलात लेके आते हैं, वो मुखबरी करते हैं कि जी ये होने जा रहा है। जर्नलिस्ट का क्या काम? जर्नलिस्ट अगर बताएगा कि ये होने जा रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। ये नहीं कि जी मैं दुरानी साहब आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हुए हैं, आप मेरे इल्म में तो नहीं है, IMF ने क्या कभी इससे पहले भी जो एक पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है इसको लेकर कभी सवाल उठाए हो और जोड़ा हो कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मार्शल लॉ भी लगे हैं, हुकूमतें वक्त से पहले घर भेजी भी जाती रही हैं, क्या इससे पहले ऐसी सियासी अदम इस्तेहकाम पर ये गैर मुल्की इदारे कभी इससे पहले बोले? देखिए, इस वक्त की बात यह है कि आपकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का लेवल जो है ये लेवल माजी में कभी नहीं रहा। जिस लेवल पे आज आप हैं उस लेवल पे आप माजी में कभी नहीं रहे। और आज आप वैसे मैं आज एक पढ़ा था कि अगर हुक्मरान जो है ना, सियासतदान, वो ताजरों से ज्यादा अमीर हो जाए ना तो फिर मुल्क में गुर्बत पैदा होना शुरू हो जाए। मतलब है कि आपकी सियासत जो है उसने तिजारत शुरू कर दी है। आपका इख्तियार जो है वो पैसे को पैदा करने का जरिया उन्होंने अपने इख्तियार को बना लिया है। उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर इख्तियार की भद उड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में इख्तियार वाले लोगों की दुनिया की नजर में इज्जत नहीं है। जो पैसा आपको दे रहा है वो आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे किसी भिखारी को कोई ट्रीट करता है। वेरी ट्रू। पे IMF जो कुछ कह रहा है आपको मानना पड़ता है और मानना पड़ेगा। अभी भी आप अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो वो एक इशारा करेंगे तो आप लाइन बना के जो है उनके इशारे को पर चल पड़ेंगे। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। मतलब ये है कि इस वक्त की जो हुकूमत है और इस वक्त की जो हुक्मरानी है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो इतनी, जिसे कहते हैं ना कि इतनी कमजोर है और इतनी आइन से। दुरानी साहब, आप इस हुकूमत को हमेशा जाहिर है कसूरवार भी समझते हैं और आप कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है माहौल बनाना। अगर ये माहौल बनाने की कोशिश करते भी हैं, बात यह है कि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी आप नहीं समझते लचक दिखाने की ज़रूरत है। वो ऐसे लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, अभी असद उमर साहब भी मेरे साथ थे, वो कहते हैं बैठेंगे तो सीज़ फायर की बात होगी ना, कोई बैठेंगे तो कोई मसले का हल निकलेगा ना। तो मसला ये जो हमेशा मैं आपके साथ ये बात करती हूँ कि तहरीक इंसाफ तो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करे, वो आर्मी चीफ से बात करे, वो DGI से बात करे, इनके अपने लोग कह भी चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ को भी तो कहीं ना कहीं सियासी कुव्वतों के साथ बैठने की जो हकीकत है इसको समझना चाहिए। देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त एंजॉय कर रही है। आप अब ये मेरी बात को थोड़ा समझने में आपको 5 बाद में सोचेंगे तो समझ आ जाएगी कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एंजॉय कर रही है। वो एक कम अक्लों के टोले से खेल रही है। मतलब इस वक्त ये है कि जो कुछ वो चाहते हैं वो तो ग्रेजुअली अचीव कर रहे हैं। मतलब ये है कि जिनका इंतखाबी निशान छीन लिया था वो पार्लियामेंट में मौजूद है। जिनको घरों से नहीं निकलने दिया जाता था आज वो जलसों की इजाजत तक पहुंच चुके हैं। पूरी अदालती निजाम जो है वो उनके पीछे खड़ा हो गया और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। ये तो उनका स्टेटस है, तो वो इनके साथ क्यों बैठे?